हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं और इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर जो आपको इसको हिंदी इंग्लिश वर्जन में और टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए आप हमारे इस जीडीएस जी के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और डेली आपको 11 बजे दोपहर में दोपहर के समय 11 बजे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। और जो दोस्तों आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध की बात कर लेंगे तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अब देखिए कथकली, देखिए याद कर लीजिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, कितनी है, 8। अगर जो क्वेश्चन में आ जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है तो 8 है। ठीक है, और बाकी लोक नृत्य हैं तो 8 में से ये जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन में है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी की बात कर लेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी हो जाएगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो इसमें से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे दोस्तों, तो इसमें से जो निखिल बनर्जी हैं, ठीक है, यह प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का मुख्य त्यौहार है। तो इसमें से मिजोरम का कौन सा मुख्य त्यौहार है दोस्तों, तो इसमें से चपचार कूट, देखिए जिसमें कूट दे देगा आप सीधे मिजोरम कर देंगे। ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चपचार कूट किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो मिजोरम का यह प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, मुख्य त्यौहार है चपचार कूट, याद रखिएगा। लास्ट में अगर जो किसी भी त्यौहार के बाद कूट देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिजोरम का ही होगा। ठीक है, तो मिजोरम का मुख्य त्यौहार क्या है इनमें से, चपचार कूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न देख लेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है। तो उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो उन्नति हुड्डा का जो संबंध है वो आपके बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बैडमिंटन। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा, बैडमिंटन। की प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये देखिए ये पुस्तक है। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर पुस्तक भी है। तो द इनहेरिटेज ऑफ लॉस जो पुस्तक है ये आपकी किरण देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी हो जाएगा कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, इंडिया पैक 2003 के लेखक कौन है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर बुक है। तो इंडिया पैक 2003 के लेखक हैं आपकी किरण देसाई। ठीक है, ये भी इसका भी राइट आंसर आपका किरण देसाई ही होगा। तो सही उत्तर में हो जाएगा विकल्प डी। आगे का प्रश्न देखेंगे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी का पॉपुलर क्वेश्चन। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कर्नाटक। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भद्रा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह भी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए ऊपर के क्वेश्चन में भी आपने देखा कर्नाटक था और भद्रा टाइगर रिजर्व भी आपके कर्नाटक में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी,
1973 में। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। आगे का प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक का नाम आप सुने होंगे, मौर्य सम्राट था। अशोक महान भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कलिंग का युद्ध इन्होंने जीतने के बाद शस्त्र उठाना छोड़ दिया था। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया काम किए लोगों के लिए, और ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो आपके प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प डी होगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और सबसे विकसित सभ्यता भी थी। तो सिंधु सभ्यता था, इसका प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये लोथल था, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। आगे के प्रश्न में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और आएगा भी। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया आपके मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। फिल्म भी बनी है मोहनजोदाड़ो, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो के भूमिका में है। तो मोहनजोदाड़ो फिल्म भी देखेंगे तो थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में आपको सीखने को मिल जाएगा, इतिहास देखने को, जानने को मिल जाएगा। तो बृहत स्नानागार मिला था आपके मोहनजोदाड़ो में। आगे का प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए मांडा भी आपके सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है और ये मांडा आपके चेनाब नदी पर स्थित था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी, कि जो चेनाब नदी के किनारे मांडा है वह स्थित था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखेंगे। देखिए भाई, जिनको मॉक टेस्ट लगाना है वो हमारे साथ, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप तुरंत आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको जब दी जाएगी तो अगर जो आपको लाइव आके मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट करेंगे, जितना अधिक कमेंट होगा दोस्तों उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज चाहिए, जितना बढ़िया आप कमेंट करेंगे आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, लाइव बताया जाएगा, हिंदी इंग्लिश वर्जन में लाया जाएगा। बस आपको कमेंट करना, नहीं कमेंट करेंगे तो फिर मैं अपना ये जो पुराना मेथड है इस पर तो चलेगा ही, लेकिन आप कमेंट, आपकी जो डिमांड होगी उस पर भी आपको क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो आप डिमांड आप करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हटाया गया अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए 370 अनुच्छेद विशेष राज्य का दर्जा वाला, ये देखिए इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। बहुत खुश भी रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य से ये संबंधित है। जम्मू कश्मीर में ये अनुच्छेद 370 था, जो धारा 370 था, अनुच्छेद 370। इसमें क्या होता था कि जम्मू कश्मीर वासी जो थे बड़ा आतंक मचाते थे, ठीक है। अब एकदम आराम हो गया था, क्या समझिएगा। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय व्यक्ति जाके ज़मीन नहीं ले सकता था, ठीक है। उद्योग धंधा नहीं खोल सकता था। और जो जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं वो भारत के किसी भी राज्य से लोगों से शादी नहीं कर सकती। हाँ, पाकिस्तान से शादी कर लेंगी, पाकिस्तान वालों से शादी करेंगी और उनको नागरिकता, जैसे शादी की पाकिस्तान वालों से नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन भारत के किसी भी राज्य से किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि जो आतंकवादी होते थे वो जम्मू कश्मीर की लड़कियों को, जानते ही हैं, लव वाले मैटर में फंसाते थे, उसके बाद यहाँ पे नागरिकता मिल जाती थी और यहाँ पे आतंक बढ़ाते थे। तो मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। अब आ गए सब औकात में, ठीक है। और तो और जम्मू कश्मीर के जो लोग होते थे झंडा का अपमान करते थे, ठीक है, जलाते थे। आप बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा वायरल, जिसमें पाकिस्तान के झंडे को लेकर नाराबाजी करते थे और हिंदुस्तान के झंडे को जला देते थे, लात से कचार देते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सभी राज्यों के लिए नियम सेम है तो सेम रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, अनुच्छेद 370 हटा के अब सही है, आराम हो गया। अब देखिए विकास भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में। वो लाल चौक का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे कभी कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था, झंडा नहीं फहराया जाता, पूरा एकदम बढ़िया है, झंडा फहराया जाता है, झांकी निकाली जाती है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, अनुच्छेद 370 हट गया और बहुत ही ज़बरदस्त भी है। चलिए आगे का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे
कि किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के तहत जो है आपका जो संसद होती है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमेशा ये संविधान संशोधन की बात होती है, तो आप जानिए कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संसद संशोधन संशोधन कर सकती है। ठीक है, और इसको एग्जाम से रिलेटेड न देखिए, इसको आप अपने जानकारी में रखिए। ठीक है, कि आप भी जानिए कि जो संविधान में संशोधन होता है, नियमों में उतार चढ़ाव होता है, वह संसद किस अनुच्छेद के तहत करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन भी है, आपको समझने लायक चीज़ है। ठीक, ये बस एग्जाम की दृष्टि से नहीं देखना है इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। और देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर जो भारत में कोई नए राज्य की स्थापना करना है, ठीक है, प्रावधान करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत होगा ये, तो यह होगा अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य की स्थापना या प्रवेश के लिए प्रावधान दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प सी होगा। ठीक है मित्रों, देखिए बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अब देखिए भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, अब देखिए मैं इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, एकदम ज़बरदस्त वाला। ठीक है, यहाँ पे अब निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। निर्वाचन आयोग राज्यों में भी होता है, देखे ही होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्र का भी निर्वाचन ये है। तो ये जो निर्वाचन आयोग होता है, इसके प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद की बात करेंगे, तो जो आपका अनुच्छेद 326 होगा, यह आपके निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, जो आर्टिकल आपका 326 है, इसके तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान की बात कही गई है। ठीक है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में प्रमुख जो स्रोत होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प बी हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हवाला क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवाला क्या होता है। तो समझिए, हवाला होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है, उसको हवाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है, इसको हवाला के नाम से हम जानते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी होगा। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो सरकार द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाया जाता है, तो उसको कहते हैं विमुद्रीकरण, जैसे कि मोदी सरकार ने किया था। ठीक है, नोटबंदी, आपने नाम सुना होगा नोटबंदी का। नोटबंदी जब हुआ था तो उसी को कहा जाता है विमुद्रीकरण, यानी पुरानी नोट को बंद करके और नया छाप के चलाना, उसको क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण। आगे का क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उत्पादन से। बहुत लोग नील क्रांति कर दे, नील उत्पादन कर देंगे। ठीक है, तो नील उत्पादन नहीं करना है आपको। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य या मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो यह हुआ था 1970 में। कब हुआ था, 1976 में। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के 21.71% भूभाग पे वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। 28 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर, कब हुई, कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे हुई, तो पंतनगर में भाई। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि शून्य आधारित बजट तकनीकी जो होती है किस देश की देन मानी जाती है। तो शून्य आधारित बजट जो है अमेरिका से संबंधित है, यानी अमेरिका में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो शून्य आधारित बजट तकनीकी अमेरिका देश की देन है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, विकल्प ए होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में है
कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों नीति आयोग 2015 मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, योजना आयोग जो था इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था मोदी सरकार के कार्यकाल में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। रात शाम 8 बजे जुड़ेंगे आप, 8 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी के लिए भी स्टैटिक जीके चलाई जाती है, तो जुड़ सकते हैं 8 बजे। उसमें टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही बेहतरीन अब क्वेश्चन आएंगे, ईजी नहीं आएंगे, बहुत ही अब टफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।